हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। और आज की जो वीडियो है हमारी वो है हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि साथ साथ क्या पता आप में से कुछ लोग ऐसे भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। सो इस वीडियो में आज मैं कवर करूंगा आपके क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और जिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो है अपने पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चार तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज सिर्फ इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो बात होगी वो होगी हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अपने पास ये जो आज का टॉपिक है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम लोग जिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अपने पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ जिस बारे में बात करूंगा वो होगा अपने पास बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग कर लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। देखिए, जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, चढ़ाव आ जाना। और आज जिस चीज के चढ़ाव की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है अपने पास बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले तो मैं बॉइलिंग पॉइंट से शुरुआत कर देता हूं। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं तो पहले तो मुझे बॉइलिंग पॉइंट ही पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। देखो, आज से पहले या मैं बोलूं कि क्लास 12 से पहले आप लोगों को शायद बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ज्यादा ना पता हो, लेकिन इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कोई भी हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो पर्टिकुलर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है, क्या चीज बोली मैंने? एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपके पास लिक्विड का जो अपने पास वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ये लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है किसके इक्वल हो जाए? आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। आइए बात समझ में। तो मैं यहां पर अभी बात कर रहा हूं वेपर प्रेशर की, और वेपर प्रेशर किसका है अपने पास? ये लिक्विड का। कह रहे हैं अपने पास ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाना चाहिए, और ये जिस भी टेम्परेचर पर होगा उस टेम्परेचर को अपने पास क्या बोल दिया जाएगा? यहां पर बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया जाएगा। मैंने मान लिया कि चलो ये हुआ अपने पास किसी टेम्परेचर टी पर, ठीक है। तो ये टी बी का मतलब है बॉइलिंग टेम्परेचर। तो आप इसको यहां पर लिख सकते हो, ये मेरे पास हो गया बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड, या फिर आप कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की जो यहां पर बात हो रही है वो अपने पास टेम्परेचर ही रहेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर वाटर के एग्जांपल से समझाऊं तो देखो, वाटर के एग्जांपल से आप मेरे को एक एक करके चीजें बताते रहना, या जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आप ध्यान रखना। आपको पता ही होगा कि ये जो वाटर है, वाटर का अपने पास जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने पास 100 डिग्री सेल्सियस होता है? ये सभी बच्चों को पता होगा। वाटर जो है अपने पास कितने डिग्री पे बॉयल होने लगता है? ये बॉयल होने लगता है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो केल्विन में क्या करना पड़ेगा मेरे को? इस 100 में ऐड करना पड़ेगा 273.15। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एक केल्विन है, एक केल्विन में अपने पास कितनी डिग्री होती है? 100 डिग्री सेल्सियस होती है। इसलिए मैं 100 को किस में 100 में क्या जोड़ दूंगा? आगे 273.15 जोड़ दूंगा, जो कि निकल करके आ जाएगा 373.15 केल्विन। अब ये 373.15 केल्विन क्या है? ये है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट है? ये वाटर का, प्योर वाटर का। ये आ गया आपके पास प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। और कितना निकल करके आ रहा है? ये 373.15 निकल करके आ रहा है। अब आप एक चीज यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखो, एक चीज यहां पे समझो आप, इस पे क्या होगा? इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो आपका प्योर वाटर है, ये जो प्योर वाटर है मेरे पास, इस प्योर वाटर पे मैं ऊपर से यहां से इसको बंद कर देता हूं। ये अपने पास प्योर वाटर था। जब आप इसको बॉईल करोगे तो यहां से इसकी वेपर्स निकलेंगी, वेपर्स निकलेंगी, और इस सोल्यूशन में अपने पास क्या आ जाएगा, या इस पर्टिकुलर लिक्विड में क्या आ जाएगा? आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कौन सी फेज में? जब यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो वेपराइजेशन, और वहीं से जो वेपर्स नीचे की तरफ आएंगे वो कंडेंसेशन। तो सेम टाइम पे वेपराइजेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो आपको पता ही होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी प्रेशर लगाती है वेपर्स ओवर द लिक्विड सरफेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वाटर के लिए आपको देखना है कि जो वेपर प्रेशर है ना, इस वेपर प्रेशर की वैल्यू अगर 1 एटीएम हो गई, 1 एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर ये इक्वल हो गया, तो इस वक्त जो इसका टेम्परेचर रहा होगा वो कितना रहा होगा? आपके पास 373.15 केल्विन। और ये किसके लिए है? ये है आपके पास प्योर वाटर के लिए। तो प्योर वाटर का इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना बोला जाता है? 373.15।
जब आप वेपर प्रेशर नापोगे इस समय प्योर वाटर का, तो वो कितना निकल करके आएगा मेरे पास, वो निकल करके आ जाएगा 1 एटीएम का। वेपर प्रेशर 1 एटीएम क्या है, मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। अगर मैं इसको बार में लेकर के जाऊं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार। ठीक है, एक एटीएम में अपने पास कितने बार होते हैं, 1.013 बार होते हैं। तो ये तो प्योर वाटर के केस में था। प्योर वाटर में 373.15 केल्विन का टेम्परेचर अचीव करेंगे और देखेंगे कि पानी का जो वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ये जो आप 1 एटीएम यहां पर देख रहे हैं, 1.103 बार देख रहे हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। तो आई होप आपको इतनी चीज तो यहाँ पे अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और ये क्या था अपने पास, ये था आपके पास प्योर वाटर। लेकिन अब मैं कहता हूं कि ये जो वाटर है, इस वाटर में ना मैं क्यों ना कोई इंप्योरिटी मिला दूं। ये इंप्योरिटी कुछ भी हो सकती है, आप नमक मिला दो, आप चीनी मिला दो, आप कोई केमिकल कंपाउंड डाल दो। जैसे आप ऐसा कोई भी काम करोगे, ये वाटर जो बॉयल होना चाहिए था 373.15 केल्विन पे, या मैं बोलूं 100 डिग्री सेल्सियस पे जो ये बॉयल हो रहा था, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा। अब ये बॉयल होगा 100 से ऊपर टेम्परेचर के। वो कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन 100 नहीं होगा, 100 से ज्यादा होगा। कब, अपॉन द एडिशन ऑफ एन इंप्योरिटी। तो देखो जब इंप्योरिटी ऐड करी जाती है तो क्या होता है। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, जो कि रहेगी एडिशन। किस चीज का एडिशन है अपने पास, इंप्योरिटी का। तो मैं आपको यहां पर वाटर के केस से समझा रहा हूं। तो एडिशन ऑफ इंप्योरिटी इन वाटर। अब आप जब वाटर में कोई भी इंप्योरिटी ऐड करते हो, तो देखो इंप्योरिटी ऐड करने पर क्या होता है अपने पास, इंप्योरिटी ऐड करने पे जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल जो बॉइलिंग पॉइंट है टीबी, इसको मैं ले लेता हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। और जो आपके पास वो टी नॉट बी, ये टी नॉट बी क्या ले लेता हूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। और अब ये टीबी क्या ले लेता हूं, टीबी को मैं बोल देता हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपके पास किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर था, अब मैं वाटर नहीं कह सकता हूं इसको, अब मैं क्या बोलूंगा, अब ये वाटर का एक सोल्यूशन बन गया। क्यों, देखो आप क्या कर रहे हो, आपने क्या करा, आपने जो प्योर वाटर था, ये मेरे पास प्योर वाटर है। अगर ये प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, अपने पास कितना होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ये आपके पास प्योर वाटर है, इसमें अभी कुछ भी नहीं मिलाया मैंने, मैं टैप वाटर भी नहीं कह रहा हूं, मैं प्योर वाटर कह रहा हूं। इसमें कोई इंप्योरिटी अपने पास प्रेजेंट नहीं है, तो प्योर सॉल्वेंट हो गया, इसलिए यूज करा है टीबी नॉट। ठीक है, नॉट का मतलब होता है वो प्योर वाले कंपोनेंट के बारे में बताता है। अब आपने इस वाटर में क्या करा, आपने इस वाटर में कोई इंप्योरिटी मिला दी, ये कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि आपने वाटर में क्या करा, आपने सॉल्ट मिला दिया। अब आपके पास ये बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अब इस सॉल्ट सॉल्यूशन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट निकल करके आएगा, जो भी निकल करके आएगा, मेरे को भी नहीं पता कितना होगा, बस इतना पता है कि किससे ज्यादा होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा ही होगा। तो उसको मैंने मार्क कर दिया टीबी। तो टीबी हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टीबी नॉट क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। अब मैं कह रहा हूं कि ये बढ़ के आ रहा है। अब बढ़ के आ रहा है तो ये चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि एलिवेशन है। तो आप लोग मेरे को बताओ एलिवेशन कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन कैसे निकाला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। डेल्टा चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, टीबी माइनस टीबी नॉट कर देंगे, ये आ गया आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो गया, यहां से टीबी माइनस टीबी नॉट के। अब आपको कहा जा रहा है कि ये जो डेल्टा टीबी आप देख रहे हो ना, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती थी, जो कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक है, ये नंबर पे डिपेंड करेगी, मतलब जो भी आप सॉल्यूट लेकर के आए हो, जो भी इंप्योरिटी लेके आए हो, मुझे नहीं मतलब वो क्या है, मुझे बस ये मतलब है कि वो कितनी थी, अमाउंट कितना था, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम, या नंबर ऑफ मोल्स उसके कितने थे। तो आपको कहते हैं कि ये जो डेल्टा टीबी है ना, ये डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, या मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी नहीं, क्या बोला है मैंने यहाँ पर, मोलैलिटी। ये जो m है यहाँ पर, ये m आपको किसके बारे में बता रहा है, ये m आपको यहाँ पर बता रहा है मोलैलिटी के बारे में। और मोलैलिटी अपने पास किसकी होती है, मोलैलिटी होती है सॉल्यूशन की। फिर जब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो ये जो डेल्टा टीबी है, ये डेल्टा टीबी अब अपने पास आगे कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम में। ठीक है, ये होती है आपके पास फाइनल इक्वेशन। तो मैंने यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया, उसका नाम क्या है, केबी। इसी केबी को बोला जाता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट।
ये आपके पास एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है, ठीक है। ये एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट मेरे पास क्या निकल करके आ गया, यहाँ पर केबी निकल करके आ गया। अभी जो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आपके पास आया है, देखो इसकी जो वैल्यूज है, इसकी वैल्यूज किसके पास डिपेंड करेंगी अपना, कि आपने किस तरीके का वहां पर सॉल्वेंट लिया था जिससे कि आपको वो सॉल्यूशन बन करके आया है, ठीक है। कभी अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी तो इसकी देखो डेफिनेशन क्या हो सकती है। इसकी डेफिनेशन अपने पास सिंपल हो सकती है कि व्हाट डू मीन बाय केबी। मैं केबी को कैसे डिफाइन करूंगा, या मैं बोलूं कि अपने पास जो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आ रहा है इसकी अपने पास डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, आप मुझे बताओ, ये जो डेल्टा टी बी था, ये डेल्टा टी बी किसके इक्वल आया है अभी अभी, केबी इंटू एम के। केबी इंटू एम क्या है, चलो मैं कंसिडर कर लेता हूं कि सोल्यूशन की जो मोलालिटी है वो आपके पास 1 मोलल है। कितनी है अपने पास, ये 1 मोलल है। अगर ये 1 मोलल है तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, केबी के, ठीक है। जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट का वो किसके इक्वल हो गया, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो केबी है, मींस जो ये आपके पास एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 मोलल, ठीक है। जब भी मैं किसी सॉल्यूशन की मोलालिटी को यूनिटी ले लूंगा या 1 मोलल ले लूंगा, तो उस वक्त जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही आपके पास क्या बन जाएगा, वही आपके पास बन जाएगा यहाँ पर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ऐसे ही इन एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, केबी क्या है अपने पास, ये है एलिवेशन, किसमें एलिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट पे, व्हेन इट्स मोलालिटी इज टेकन एज यूनिटी, ठीक है। यूनिटी का मतलब होता है 1 मोलर। तो किसी भी ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट या किसी भी एक ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, जिस वक्त उस सॉल्यूशन की जो मोलालिटी वो मैंने कितनी ले रखी होगी, 1 मोलर, तो जो भी वो एलिवेशन निकल करके आएगा वही आपके पास किसके इक्वल होगा, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के। तो इसलिए मैंने बोला था ये जो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट्स हैं, इनकी जो वैल्यूज है अपने पास वो फिक्स होती हैं। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट चेंज करते रहोगे वैसे वैसे अपने पास इसकी जो वैल्यूज है वो चेंज होती चली जाती है। कभी आपसे इसकी यूनिट पूछ ली जाए, भाई ऐसा भी तो हो सकता है, आपसे इसकी यूनिट भी पूछ सकते हैं। तो देखो अगर मैं यूनिट की बात करूं पर्टिकुलरली, अगर आपसे यूनिट पूछी जाती है तो आपको यूनिट कैसे लिखनी है, इसकी यूनिट अपने पास क्या हो सकती है। अगर यूनिट की हम लोग बात करें, किसकी यूनिट, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट, और यूनिट में भी ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। सो आपको जितने भी ऐसा यूनिट्स, इनमें जितनी टर्म्स आ रही है इन सबकी ऐसा यूनिट तो आपको पता ही होगा भाई, डेल्टा टीबी किसके इक्वल है, डेल्टा टीबी इक्वल है केबी इंटू एम के। आप मेरे को बताओ जो चेंज है बॉइलिंग पॉइंट का, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी टेम्परेचर हैं उसको हम लोग केल्विन में पढ़ते हैं, तो यहां पर केल्विन यूज होना चाहिए। केबी की यूनिट मेरे को निकालनी है, और मोलालिटी की यूनिट क्या होती है अपने पास, मोलालिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, ठीक है। क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या रहता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि केजी में होना चाहिए। अब आप एक काम करो, अब केबी की अगर मेरे को वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इधर भेज देता हूं, ये हो गया केल्विन इंटू केजी बाय मोल, ठीक है। ये किसकी यूनिट निकल करके आ गई आपके पास, केबी की। तो अगर मैं देखूं तो क्या केबी की यूनिट अपने पास निकल करके आ रही है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये क्या है अपने पास, ये है केबी की यूनिट। आई बात समझ में, ये आ गई आपके पास इसकी ऐसा यूनिट, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो अगर आपसे कोई एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट के बारे में पूछ ले तो मुझे लगता है कि अब आप एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट तो बता ही दोगे, इसमें शायद अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है जो कि, बाकी इसकी जो वैल्यूज होती है, इसकी वैल्यूज जब भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा यहाँ पर वैल्यूज आपको गिवन होंगी, जो भी तरीके का सॉल्वेंट वहां पर अपने पास रहता है उसकी वैल्यूज आपको यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यूज, कि आपने किस तरीके का सॉल्वेंट वहां पर यूज किया था। चलो अब इसमें मैं आपको अगली चीज पे अगर लेकर के चलूं तो अगली चीज रहती है, यहां से एक ग्राफ आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक ग्राफ आपसे मैं अगर यहां पर डिस्कस करना चाहूं तो देखो एक ग्राफ हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो चीजें यहां पर कंपेयर करने को है वो क्या है, वो चीजों का कंपैरिजन जो है वो है अपने पास बॉइलिंग पॉइंट का। अब मेरे को यहां पर बॉइलिंग पॉइंट को किसके साथ कंपैरिजन में रखना है, वेपर प्रेशर के साथ। तो एक काम करते हैं, मैं लेफ्ट, ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मैं टेम्परेचर प्लॉट कर लेता हूं, और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से मैं क्या प्लॉट कर लेता हूं, वाई एक्सिस पे मैं प्लॉट कर लेता हूं वेपर प्रेशर, ठीक है। वाई एक्सिस पर मैंने प्लॉट कर दिया वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पर मैंने प्लॉट कर दिया यहां पर टेम्परेचर। अब देखो अपने पास दो चीजें हैं, एक होगा प्योर सॉल्वेंट के लिए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और एक प्लॉट करेंगे हम लोग सॉल्यूशन के लिए। आपको पता ही होगा मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ये वेपर प्रेशर यहां पर बढ़ रहा है, ठीक। आई इतनी बात समझ में।
अब मैं इसी तरीके से यहाँ पर आपके सामने ना ये दो कर्व बना देता हूं। मैंने आपके सामने यहाँ पर ये दो कर्व बना दिए हैं। आप मेरे को अब बताना कि इनमें से कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए और कौन सा सॉल्यूशन का होना चाहिए। और जिन बच्चों को ये चीज आइडेंटिफाई नहीं करनी आती है उनको मैं सिखा देता हूं। जिन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर पाए हैं उनको मैं बताता हूं कैसे ग्राफ आपके पास काम करता है। आप मुझे खुद बताओ कि जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का जो अपने पास वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और जो आपके पास सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर अब टेम्परेचर के साथ जब नोटिस करूंगा मैं, तो अब आपको पता है कि आपने सॉल्यूशन में या उस सॉल्वेंट में इंप्योरिटी मिला दी है। और इंप्योरिटी मिलाने से एट दैट टेम्परेचर, इंप्योरिटी मिलाने से अब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है वो कम आ रहा होगा। क्यों? तभी तो वेपर प्रेशर जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है वो कब होगा? जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे वाटर में पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जा रहा था वेपर प्रेशर, किसके इक्वल आ जा रहा था वो वेपर प्रेशर? 1 atm के। लेकिन अगर आपने वाटर में, मैं कहता हूं कोई भी इंप्योरिटी मिला दी तो हो सकता है उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। अब इस 102 डिग्री सेल्सियस पर कितना निकल करके आ रहा होगा? यहां पर निकल करके आ रहा होगा आपके पास ये 1 atm। तो ये क्या है मेरे पास? ये तो प्योर सॉल्वेंट है। और जब मैंने इसमें इंप्योरिटी ऐड करी तो ये क्या बन गया? ये बन गया इसका सॉल्यूशन। तो देखो अपने पास अगर मेरे को सेम वेपर प्रेशर अचीव करना है तो सॉल्यूशन के लिए जो टेम्परेचर है वो ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसमें जो नीचे वाली लाइन है, ये जो नीचे वाली लाइन है और जो ऊपर वाली लाइन है, पहले यहां से एक टेम्परेचर मैं आपको बता देता हूं। एक वेपर प्रेशर यहां पर मार्क कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये मेरे पास 1 atm की लाइन है, ये आपके पास 1 atm की लाइन है। अब ये जो आगे वाला कर्व है, इस आगे वाले कर्व में इस वाले पॉइंट पर एक टेम्परेचर निकल करके आया, इसने भी यहां पर 1 atm शो करा। तो एक वैल्यू यहां पर टेम्परेचर की लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, कौन सी ज्यादा है? जो बाद में पड़ रही है। तो जो बाद में पड़ रहा है मतलब जो टेम्परेचर ज्यादा है वो किसका टेम्परेचर रहा होगा? बॉइलिंग टेम्परेचर, सॉल्यूशन का। और कम वाला किसका रहा होगा? ये कम वाला जो सॉल्यूशन, जो कम वाला टेम्परेचर आप देख रहे हो किसका रहा होगा? प्योर सॉल्वेंट का। तो इसका मतलब जो ऊपर वाली लाइन प्लॉट हुई है ये किसकी है? ये है आपके पास सॉल्वेंट का कर्व और ये है मेरे पास सॉल्यूशन का कर्व। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको बोला गया था ना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास वो टेम्परेचर है जिस वक्त आपका जो लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए? 1 atm के। तो आप देखो प्योर सॉल्वेंट का इस टेम्परेचर पे 1 atm आ रहा है और वहीं सॉल्यूशन का अब इससे ज्यादा टेम्परेचर पे आएगा 1 atm। तो ये अपने पास क्या बन गए? इसके बॉइलिंग पॉइंट बन गए। और इनके बीच में जितना भी डिफरेंस है इसी को हम लोग बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या मैं कह दूं डेल्टा टीबी। सो आई इतनी चीज समझ में कि ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि सॉल्वेंट क्या होगा, अपने पास सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये है आपके पास इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की कहानी। अगर अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आऊं जो कि होता है यहां से पूछे जाने वाले आपके पास कुछ क्वेश्चन, तो मैं आपको पहले यहां से एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट क्लियर कर देता हूं। और वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट क्या रहता है? न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है अपने पास यहां से डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप सॉल्यूट का मास कितना ऐड कर रहे हो। तो यहीं से आपसे न्यूमेरिकल्स में एक ये आपको चीज हेल्प करेगी जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड टॉपिक होता है जिसके लिए शायद आपको फॉर्मूले रटा दिए गए हो, लेकिन मैं कहता हूं आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी फॉर्मूले को रटे आप ये कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो देखो भाई कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कोई भी फॉर्मूले को रटना नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है कि डेल्टा टीबी किसके इक्वल है? डेल्टा टीबी इक्वल है केबी इंटू एम के। आई इतनी चीज समझ में, डेल्टा टीबी किसके इक्वल है? केबी इंटू एम के। यहां पर एम किसके लिए है? एम तो यहां पर मोलैलिटी के लिए था। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं जरा मोलैलिटी को एक्सपैंड करके देखूं और जरा देखूं ये मोलैलिटी को एक्सपैंड करने पर क्या बनता है। आप लोगों को पता ही होगा मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये दोनों नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, इसको किससे डिवाइड कराया जाता है? इसको डिवाइड कराया जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है भाई, अपने पास किसको डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड कराएंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट से। शर्त ये होती है कि जो सॉल्वेंट का मास है केजी में होना चाहिए, बट ज्यादातर अपने पास क्या होता है कि जो सॉल्वेंट का मास है वो हमेशा ग्राम में दिया होता है क्वेश्चंस में भी। और अगर ग्राम में दिया हुआ है तो मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब ये केजी में रहा होगा ना तो आप 1000 से डिवाइड करोगे ऑटोमेटिकली ऊपर जाकर के 1000 बन जाएगा। नॉर्मल सी मैथ है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स का कोई फॉर्मूला पढ़ा है? क्या नंबर ऑफ मोल्स का मेरे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास? मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। आप मुझे बताओ मेरे को यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने वो किसके निकालने? क्या मेरे को सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने? बिल्कुल, मेरे को नंबर ऑफ मोल्स अगर यहाँ पर सॉल्यूट के निकालने हैं तो मास भी किसका आएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मैं उसको लिख देता हूं WB।
एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख देता हूं MB। देखो ए आपके पास जो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट अपने पास सॉल्वेंट होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं अपनी हर वीडियो में, और बी जो कंपोनेंट है मैं यहां पर वो सॉल्यूट लेके चल रहा हूं। ए सॉल्वेंट क्यों है और बी सॉल्यूट क्यों है? क्योंकि जब आप पहले सॉल्यूशन बनाओगे तो पहले सॉल्वेंट आएगा फिर सॉल्यूट आएगा, इसलिए पहले ए फिर बी, सिंपल ये वाला लॉजिक लगाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या आ गया? WB/MB। अब जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी में अगर मैं इसको पुट करूं तो बताओ मोलैलिटी में ऊपर क्या आ रहा है? मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहे हैं, तो उसकी जगह क्या मैं ये लिख दूं? क्या लिख दूं मैं उसकी जगह? WB/MB ये लिख सकते हैं अपने पास। और ये किससे डिवाइड हो रहा था? ये डिवाइड हो रहा था आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट कौन सा कंपोनेंट है? सॉल्वेंट है आपके पास कंपोनेंट नंबर ए, तो इसके मास को मैं लिख देता हूं WA। और आपको पता ही है कि इसमें पूरा ऊपर मल्टीप्लाई किससे हो रखी है? 1000 से हो रखी है। तो अब ये WA भी यहीं पे चला जाएगा, ठीक है। जब ये WA भी यहीं पे चला जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? इसके आगे WB इंटू 1000 अपॉन MB। आई इतनी बात समझ में? ये आ गई अपने पास मोलैलिटी। सो अब मेरे को क्या करना है? मेरे को ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, इसमें यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो जो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम था, केबी इंटू एम मतलब मोलैलिटी था, क्या मैं मोलैलिटी की जगह WB इंटू 1000/MB लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। WB इंटू 1000 लिख देते हैं यहाँ पर, और इसको किससे डिवाइड करा देंगे? यहाँ पर MB से। आपको क्या निकालना है? क्या आपको मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेजेंगे तो MB किसके इक्वल आ गया? यहाँ से KB WB इंटू 1000/ΔTB। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। ये किस चीज का फॉर्मूला है अपने पास? डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे बनाए जाते हैं फॉर्मूले, KB WB इंटू 1000/ΔTB। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसका पूरा जो मेथड है इसको आप यहाँ पर डेरिवेशन की तरीके से लो कि आपको कोई डिराइव कराएगा। देखो आपको कोई डिराइव नहीं कराएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको याद रखने में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को जिनको रटने में प्रॉब्लम है, या उनके माइंड में थोड़ा बहुत भी अगर कभी डाउट बनता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं था कि यहाँ पे WB ऊपर नहीं नीचे रहा हो या ΔTB ऊपर रहा हो, कुछ भी अगर आपके मन में डाउट आता है आप ऐसे सॉल्व करो अपना न्यूमेरिकल, कभी गलती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गलती होने के चांसेस तो हमने यहाँ पे खत्म कर दिए, क्योंकि मैं तो एक एक टर्म को एक्सपैंड करता हुआ चल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कोई फॉर्मुला यहाँ पे रटा ही नहीं रहा हूँ ना लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए हमेशा ही बढ़िया रहेगा, आप कभी गलत नहीं करके आओगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पास ये जो ΔTB है, ये ΔTB क्या था? ये ΔTB अपने पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है? आपके पास मास ऑफ द सॉल्यूट के या वेट ऑफ द सॉल्यूट के। तो जितना ज्यादा होगा ये एलिवेशन भी इसमें उतना ज्यादा ही निकल करके आएगा। और अगर मैं इसको एक और तरीके से कोरिलेट करवाऊं तो ध्यान रहे मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट के अपने पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये होता है अपने पास इसमें न्यूमेरिकल वाला टॉपिक, जहां से आपसे न्यूमेरिकल पूछते हैं। फिर अब इसमें आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसे यहां से सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हर एक टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो है एडिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग कुकिंग। अब आपसे पूछ रहे हैं कि खाना पकाते वक्त हम लोग उसमें नमक क्यों मिला देते हैं शुरू में। आप लोगों ने देखा होगा कि आप में से जितने भी बच्चे खाना बनाते हैं या कभी आपने अगर अपनी मम्मी को कुकिंग करते हुए देखा है, तो अपने पास जो नमक होता है वैसे तो वो एक टेस्ट मेकर का काम करता है, सिर्फ इसका ऐसा कोई खास रोल है नहीं। तो इसको तो मैं आखिरी में भी मिला सकता था, जब खाना पूरा बन जाए तो मैं उसमें नमक डाल दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या जो लोग अपने पास एग भी अगर कंज्यूम करते हैं, जो बच्चे अपने पास एग खाते हैं, आपने देखा होगा एग को भी बॉईल करते हुए ना कहते हैं यार इसमें पहले नमक मिला दो। तो ऐसा कई बार होता है, जिन चीजों को उबाला जाता है, जिन चीजों को बॉईल किया जाता है, उसमें जो सॉल्ट की एडिशन है ना वो शुरू में ही हो जा रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? जबकि सॉल्ट का तो एक काम सिर्फ टेस्ट मेकर का है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सॉल्ट का काम सिर्फ टेस्ट मेकर का है तो आप गलत नहीं हो, उसमें आधी चीज तो सही है कि वो काम तो टेस्ट मेकर का ही कर रहा है। बट केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं इसके हिसाब से अगर इसको समझे तो देखो ये कुकिंग में आपकी कैसे हेल्प कर रहे हैं। होता क्या है, जब आप कुकिंग करते हो तो कुकिंग के लिए आपने क्या करा होगा? कुकिंग के लिए आपने नीचे यहां पर गैस फ्लेम यूज करी होगी। ये जो गैस फ्लेम आप यूज कर रहे हो, गैस फ्लेम क्या करेगा? ये गैस फ्लेम यहां पर आपके पास जब आप खाना बनाते हो तो खाना बनाते वक्त जिन भी सब्जियों को आप बिल्कुल ड्राई नहीं बना रहे हो, यहां पर अपने पास जो भी ये वेजिटेबल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ये क्या हो गया? यहां पर ये वाटर हो गया। ग्रेवी बनाई जाती है, ग्रेवी के लिए हम लोग पानी का यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो सब्जी है कहते हैं कि नमक डालने से नहीं जल्दी पक जाती है। मैं खाने को यहां पर कवर भी कर देता हूं, ये अपने पास लिड भी लग गई इसके ऊपर, इसको कवर कर दिया।
देखो जब इसमें सॉल्ट ऐड हो जाएगा ना, अब इस वाटर में आपने क्या कर दिया है, इसकी जो ग्रेवी आपने बनाई है इसके अंदर आपने क्या कर रखा है, इसके अंदर आपने सॉल्ट भी ऐड कर रखा है। इवन जो स्पाइसेस होते हैं वो भी शुरू में ही डाल दिए जाते हैं, जितने भी अपने भाई मिर्च मसाले कहते हैं शुरू में ही डाल दो। बिकॉज ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्या कर रहा है, ये सॉल्ट यहां पर एक इंप्योरिटी की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है मेरे पास, ये मेरे पास यहां पर एक्ट कर रहा है इंप्योरिटी की तरह। ठीक है, आपका ये जो खाना यहां पर बनेगा, ये खाना जो आपके पास बन रहा है, जो खाने की जो कुकिंग टाइम है मेरे पास, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी देर तक यहाँ पे जो ग्रेवी है इसके पास वो जो हीट है ना वो इंट्रैप रहती है। क्योंकि जब ये उबलेगा तो यहां से क्या होगा, यहां से वेपर्स निकलेंगी और यहां से वेपर्स निकल करके कहां जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। ये वेपर्स आपके खाने को पकाने में हेल्प तो नहीं कर रही है, क्योंकि खाने को जो हीट चाहिए वो आपके पास इस पानी में डूबे हुए हैं। तो जितनी देर तक हीट एंट्रैप रहेगी ना इस लिक्विड में, उतना आपका फायदा है, उतना जल्दी आप खाना बना लोगे। जो ये वाटर था, आपको पता है कि प्योर वाटर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दूंगा तो उस वक्त इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो मैं कहूंगा भाई ये पानी उबल रहा था। लेकिन अगर आप यहां पर देखो कि ये जो वाटर है, अगर इस वाटर में मैं कोई इंप्योरिटी मिला दूं, अगर मैं इंप्योर वाटर को लेकर के आऊं, जैसे ये भी एक उसी का ही केस है, क्योंकि आप यहां पर पानी में नमक मिला रहे हो, तो अब जो भी बॉइलिंग पॉइंट निकल करके आएगा ये आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। अब जाकर के जब आप 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर दे दोगे ना, अब जाकर के इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल बनेगा, 1 एटीएम के। इसका मतलब है जो वेपर आपके पास रिलीज हो रही है, वो वेपर रिलीज होने का जो आपके पास प्रोसेस है थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, जिससे आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा उस हीट को इस एंट्रैप रखने में इस वाटर के अंदर, या अपने उस कुकिंग प्रोसेस में जो भी आपने ग्रेवी बनाई है उसके अंदर। और जब वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा वहां पर हीट एंट्रैप रहेगी तो आपका खाना जो है वो जल्दी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो चीज पहले 100 डिग्री पे उबल रही थी वो 100 से ज्यादा पे उबलेगी, और जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा जब वो 1 एटीएम का क्रिएट होगा, तब जाकर के मैं मानूंगा कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आपने अचीव कर लिया। तो इसीलिए सॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग के समय इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, सॉल्ट एक इंप्योरिटी है जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगी, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर देगी। तो जो वेपर प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल होना चाहिए था 100 पे, अब वही वेपर प्रेशर 1 एटीएम का इक्वल होगा मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ज्यादा से ज्यादा जो हीट है वो एंट्रैप रहेगी आपके सॉल्यूशन में या उस खाने की ग्रेवी में, जिसके कारण आपका जो खाना है वो जल्दी पक जाएगा यहाँ पर। तो ये होता है यहाँ से आने वाला एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो कि काफी सारे टीचर्स का अपने पास फेवरेट बना रहता है। तो ये था आज हम लोगों का टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने आज आपको समझाया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जितनी चीजें मैंने बताई वो समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे से कुछ छूट गया हो। बाकी इस चैप्टर के ऊपर पूरी मैं एक क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आऊंगा, जिसमें हम लोग हर एक तरीके का क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक आप जितनी भी पुरानी वीडियोस है उनको भी विजिट कर सकते हैं, वहां से एक एक चीज सीख सकते हैं। बाकी जल्दी मिलेंगे हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में।